हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन आजकल? केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री में अपना नॉलेज दिन ब दिन बढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको कुछ समय केमिस्ट्री के लिए निकालना होगा। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, केमिस्ट्री आसानी से नहीं आती है, लेकिन मैं उनके लिए बस केवल एक ही टिप्स देना चाहता हूं कि वो निरंतर अभ्यास से आप अपनी केमिस्ट्री मजबूत कर सकते हैं। आप कुछ न कुछ समय, अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं लग रही है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय केमिस्ट्री पे दीजिए और धीरे धीरे आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको आने वाले समय में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा इंटरेस्ट पैदा होगा या डेवलप होगा। इस तरह से आप केमिस्ट्री को पढ़ना मत छोड़िए। अब आप उनके बारे में बात करिए जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है। एक बार देखिए, जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ये बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हम किसी क्लास की बात करें बेटा, अगर हम 9th-10th से बात करें, 11th-12th में बच्चा जाएगा, चाहे आप इंजीनियरिंग मोड में जाएँ, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, केमिस्ट्री से पीछा छूटने वाला नहीं है। अगर आपको आर्ट्स से पढ़ना है तब चाहे आप केमिस्ट्री से पीछा छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को इग्नोर ना करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। और ये बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी दिमाग में वो कंसेप्ट आ गया केमिस्ट्री का तो जाहिर सी बात आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक पढ़ेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। अब हम उसी कोवैलेंट बॉन्ड के इस टाइप पोलर और नॉन पोलर, जिससे हम पोलरिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, हमको पता है बेटा कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसी से हम पोलरिटी और नॉन पोलरिटी की बात करेंगे। सपोज कर लिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है Cl2 या H2 या HCl। गौर से देखेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड H और H सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान देंगे, दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें हम देखेंगे इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ईच एंड एवरी क्लोरीन आइटम इज सेम। तो इसमें से ना इसमें से किसी के पास पावर नहीं होगा कि यह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। यह जितने पावर से इसको अट्रैक्ट करेगा उतने ही पावर से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो देयरफॉर इसमें कहेंगे देयर इज नो चार्ज सेपरेशन या नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस इन H2 or Cl2, तो therefore it is said to be the non-polar covalent compound। लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो HCl में इस H और Cl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वह क्या होता है बेटा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, यह इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये पूरे, ध्यान देंगे, अगर हम NaCl की बात करते तो इस Cl में यह कैपेबिलिटी थी कि इसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था ये इसको कंप्लीटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज सेड टू बी द आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। लेकिन इस HCl में Cl के पास इतना पावर नहीं है कि यह H और Cl के बीच में जो लगा होने वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीटली ले ले। अगर कंप्लीटली ले लेगा तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके कारण इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मीन्स द चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द पोलर कंपाउंड। तो उसी को कहते हैं पोलर, और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जाता दैट इज नोन एज द नॉन पोलर। मेरी बात समझ में आ गया? अब फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं, हम ये जूम कर सकते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड में 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ
कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, जिसका डिस्कशन हम लास्ट में या थोड़ी देर में करते हैं। तो हम आज बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर में। फिर मैंने जैसे आपको बता दिया कि पोलर और नॉन पोलर में अगर हम कहें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर की, नॉन पोलर के बाद हम पोलर का डिस्कशन करेंगे। अगर हम करें नॉन पोलर बॉन्ड्स, क्या होगा? नॉन पोलर बॉन्ड्स मीन्स जिसमें नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, उसी को ही हम नॉन पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, मेनी मोर मॉलिक्यूल्स आर देयर जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज द नॉन पोलर बॉन्ड्स। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं बेटा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में। नॉन पोलर में बस खाली इतना ही जानेंगे कि चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी द नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है, उसी को हम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया HCl, इसमें ये जो ऐसे होगा वो तो पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल बी फॉर्म, partial negative charge will form on the chlorine atom and partial positive charge will form on hydrogen atom। तो इस तरह से इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया, तो therefore it is known as the polar covalent compound। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, since HCl is a covalent compound then why it ionizes into water। तो हम कहेंगे कि water is also polar covalent compound and HCl is also कोवैलेंट कंपाउंड। तो जब HCl को वाटर में डाला जाता है तो उनके बीच में चार्ज सेपरेशन होता है, तो जिसके नाते दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है H आयन और Cl आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें कह सकते हैं HCl गैस आयनाइजेज इनटू द वाटर ड्यू टू द पोलर कैरेक्टर। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं HCl। अब अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बन रहा है, सपोज कर लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड है और वह कोवैलेंट बॉन्ड पोलर नेचर का है। पोलर का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ द पोल्स। जैसे मान लीजिए ये हो गया, दिस मार्कर हैज़ टू पोल्स, दिस इज एंड दिस इज, इट हैज़ टू पोल्स। अब इट हैज़ टू पोल्स का मतलब अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि द अट्रैक्शन बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आप बहुत जानते होंगे, लड़के लड़कियों के बीच में, मेल फीमेल्स के बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन तभी होगा जब उसमें अपोजिटली चार्ज पोल्स हों, यानी कि एक निगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में हमें कह सकते हैं कि इसमें जिसकी साइज छोटी दिख रही है बेटा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। हमको पता है केमिस्ट्री में कि निगेटिव का मतलब होता है बड़ा और पॉजिटिव का मतलब होता है छोटा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ अगर हम इसी की कल्पना करें तो H की साइज पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने के नाते इसकी साइज छोटी हो गई और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनने के नाते इसकी साइज बड़ी हो गई। हम आगे चल के बनेंगे कि इसका डिस्टॉर्टेड शेप बनता है। अगर हम इस तरह से बात करें, दिस वाज द H, दिस वाज द Cl, तो अगर ये पार्शियली अपनी तरफ इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इनका जो शेप बनेगा HCl के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग थी वह डिस्टॉर्टेड शेप बन जाएगा, मतलब पहले से विकृत रूप लिए हुए। तो इस तरह से हमें कहेंगे दो पोल बनेंगे, एक निगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल, और इन दोनों के बीच में ही ध्यान देंगे
इन दोनों के बीच में ही हमको अभी एक नया टर्म हम आपको पढ़ाएंगे, दैट इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट। अगर वो कोवैलेंट कंपाउंड पोलर नेचर का है तो हम इसके डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। और डाइपोल मोमेंट होता क्या है अभी फिर बताएंगे। डाइपोल मोमेंट मतलब इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम d मान लें और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो q है, रिजल्टेंट चार्ज एट एनी पोल, मतलब ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो q इंटू डी, अभी फिर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा q इंटू डी। तो ये म्यू क्या होता है, म्यू इजिकल टू डाइपोल मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिबाई, डिबाई एक्सप्लेन्स अबाउट द डाइपोल मोमेंट। उन्होंने 1936 में नोबेल प्राइज रिसीव किया था फॉर द स्टडी ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो रिजल्टेंट या जो वैल्यू आती है वो हम डिबाई में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे वो रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे अगर वो कंपाउंड पोलर नेचर का है तो पोलर नेचर होने के नाते इसमें डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। अब डाइपोल का मतलब होता है, डाई मीन्स होता है बेटा दो, और पोल का मतलब होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, जो दो पोल बनते हैं। मैंने अभी आपको नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टर्म में बताया। तो जिसमें दो पोल बन जाए किसी भी कंपाउंड में, कोई मॉलिक्यूल है, जब हम किन्हीं दो एटम की बात करते हैं तो एक एटम पे पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे एटम पे नेगेटिव टर्मिनल बन जाए, नॉट 100%, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 100% पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो दैट इज सेड टू बी द आयनिक कंपाउंड, वो तो आयनिक कंपाउंड पे और हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट कंपाउंड की, तो इस तरह से हमें कहेंगे कि जो पोलर कंपाउंड होंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, उसमें हम डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? इसको हम म्यू से डिफाइन करते हैं, और ये म्यू इज इक्वल टू होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था q इंटू डी। तो कह सकते हैं कि द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्ज मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ द चार्ज। ये ध्यान रखेंगे वो नेगेटिव चार्ज पे है कि पॉजिटिव टर्मिनल पे है। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमको ये नहीं शो करना है कि इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, हमको उसका रिजल्टेंट शो करना है। तो Q इंटू डी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिबाई में, ये ध्यान रखेंगे, इसको हम डिबाई में रिप्रेजेंट करते हैं इन द ऑनर ऑफ द डिबाई, हु वाज अ साइंटिस्ट, डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1936 में इस पे नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। और एक डिबाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। ध्यान देंगे, C मीन्स कूलाम मीटर, C का मतलब हो गया यहाँ कूलाम और M का मतलब हो गया मीटर। तो इसका जो यूनिट होगा वो कूलाम मीटर होता है। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल यानी किसी भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेड इनटू द डिबाई। इस तरह से अब हम कैसे डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे ये देखते हैं। चल देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन हो गया म्यू इजिकल टू Q इंटू डी, द चार्ज एट एनी पोल इंटू डिफरेंस। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिफरेंस इज नोन एज द डाइपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड इनटू डिबाई। चलिए अब कुछ मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में हम कैसे डाइपोल मोमेंट फाइंड करेंगे, कैसे डाइपोल मोमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ले लिया बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो B के साथ सिंगल बॉन्ड F यहाँ लगा है और B के साथ सिंगल बॉन्ड F लगा है। वी नो, हमको पता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेरिलियम से ज़्यादा होती है। तो इनमें जो शिफ्टिंग होगी वो शिफ्टिंग क्या होगी बेटा? अगर हम इसको ऐसे समझें कि जो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन द्वारा अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट किए जाएंगे और ये फ्लोरीन द्वारा अपनी तरफ पार्शियली अट्रैक्ट, ये क्रॉस्ड एरो से इसको दिखाया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी वो फ्लोरीन की तरफ होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग जो होगी फ्लोरीन की तरफ होगी। तो दोनों ही तरफ अपोजिट डायरेक्शन में,
यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें तो इधर आपने देखा इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ दिस वन और प्लस दिस वन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्रॉस्ड एरो इज इंडिकेटिंग फॉर दिस फ्लोरीन और दिस क्रॉस एरो इज इंडिकेटिंग फॉर दिस फ्लोरीन. तो देयरफॉर इनका जो रिजल्टेंट यानी म्यू होगा दैट म्यू इज इक्वल टू 0. ध्यान से देखेंगे ये जिस पावर से इस डायरेक्शन में जाएगा उसी पावर से इस डायरेक्शन में जाएगा. तो देयरफॉर सम ऑफ द दिस वेक्टर सम ऑफ दिस कंपाउंड या डाइपोल मोमेंट शुड बी इक्वल टू 0. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर बेरिलियम फ्लोराइड द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0. दूसरा कंपाउंड लेते हैं. मान लीजिए हमने लिखा BF3. चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं. B के साथ 1 2 3, एक F यहाँ बना दिया, दूसरा F यहाँ बना दिया और तीसरा F यहाँ बना दिया. हमने देखा कि इसमें क्या होता है. अब अगर चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो कैसे हम इंडिकेट करेंगे. B यहाँ दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F. यहाँ F दिखा दिया, यहाँ F दिखा दिया और यहाँ F दिखा दिया. ठीक है बेटा. अब इसका इन दोनों का जो रिजल्टेंट मूवमेंट होगा वो इस टाइप का होगा. इन दोनों का जो शिफ्टिंग होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस B और F से जो शिफ्टिंग हो रही थी वो इस डायरेक्शन में था, जैसा कि आप इसमें देखें हैं. तो ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं. तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0. तो हम यहाँ कहेंगे म्यू इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमने कहा कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0. डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0 बिकॉज द डायरेक्शंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज 0 एंड डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर सम होता है दैट शुड बी इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट. द वेक्टर सम ऑफ द बॉन्ड, पोलर बॉन्ड्स, द वेक्टर सम ऑफ देयर चार्जेस, द वेक्टर सम ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट. अब इसके अलावा हम और भी कंपाउंड ले लेंगे. जैसे मान लीजिए हमने वाटर मॉलिक्यूल की बात करी. वाटर इज आल्सो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. एक एक करके जब बेटा समझेंगे तो जानेंगे कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. H2O. H2O में ऑक्सीजन हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो गया. ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया. एक बार ये खींच रहा है, एक बार ये खींच रहा है. तो क्या होगा, हम लिखेंगे पार्शियल, 2 बार पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन एटम पे बनेगा. लेट अस सी कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. वो था सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H. यहाँ H देखेंगे, यहाँ H देखेंगे. इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था. हमने ये देखा कि इनमें ये इधर और ये इधर, इस तरह से हमने देखा कि जो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन है. तो इसमें हम ऑक्सीजन का जो म्यू निकालते हैं वो म्यू इज इक्वल टू होता है 1.85 डिवाई. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए जब हम वैल्यू करेंगे तो म्यू की वैल्यू होगी Q इंटू डी विच इज इक्वल टू 1. इट इज कैलकुलेटेड 1.85 डिवाई. अगर हम इसको कूलाम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं बेटा 1.85 इंटू 3.33564 इंटू 10⁻30. तो ये क्या होगा, कूलाम मीटर. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वैल्यू 6.17 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर. ये ध्यान रखेंगे कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू. इट इज़ इंडिकेटिंग इनटू द कूलाम मीटर एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनटू द डिवाई. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज 1.85 डिवाई या 6.17 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर. हो गया. इस तरह से अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है
कि हाउ टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द टू कंपाउंड। हमने यहाँ लिखा, एक तो हम बात करेंगे NH3 की और एंड NF3। ये कहता है NH3 और NF3 में वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर इन कंपेरिजन टू द NF3 although they both have one lone pair of electron at central metal atom means नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ N, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे है। यहाँ हमने बना दिया AN हो गया, 1 2 3। यहाँ हमने दिखाया एक F और एक F, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ध्यान से देखेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। ऐसा क्यों, इसका हम डिस्कशन करेंगे। जरा गौर से देखेंगे, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक्टिविटी है दैट इज मोर देन द हाइड्रोजन। तो इसमें जो शिफ्टिंग होगी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, और शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा। और इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के कारण ऊपर के साइड में होगा। जरा गौर से देखेंगे, दिस इम्प्लाइज N हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है ना। अब हम अगर इसमें H दिखा दें, इसमें H दिखा दें, इसमें H दिखा दें, जरा गौर से देखेंगे, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स नाइट्रोजन, और इसका रिजल्टेंट टूवर्ड्स दिस साइड। अंडरस्टैंडिंग आर नॉट? तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होगा उन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर हम NF3 की बात करते हैं तो इसमें जो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शोइंग टूवर्ड्स दिस साइड, ये इस साइड में होगा और ये इस साइड में होगा, और इनका जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड? तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लाइक दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। N हमने यहाँ बना दिया, F यहाँ बना दिया, F यहाँ बना दिया, F यहाँ बना दिया, और इट इज इंडिकेटिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट एट द नाइट्रोजन एटम। अब जरा गौर से देखेंगे बेटा, इसमें जो इसका रिजल्टेंट है शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिकेटिंग डाउनवर्ड्स, और इसमें जो इसका शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इज इंडिकेटिंग अपवर्ड्स। तो देयरफॉर वी कैन से, हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला था, हम जानते थे कि द डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिफरेंट वेरियस बॉन्ड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि दिस प्लस दिस, इन दोनों की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शंस में होने के नाते ये कम होती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम NH3 की बात करें तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो है बेटा 0.80 इंटू 10⁻30 cm। ध्यान देंगे, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज मोर इन कंपेरिजन टू द NF3। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज दिस मच एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0.80 इंटू 10⁻30 cm कूलाम मीटर। तो इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया में जो शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटिंग, यानी डाइपोल मोमेंट जो होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शंस में हो रहा है, और इसमें जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो देयरफॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द अमोनिया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि इट इज ऑल अबाउट द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स अगर होंगे तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट पाए जाएंगे, और उस डाइपोल मोमेंट को हम म्यू की वैल्यू Q इंटू डी के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमको इसका स्ट्रक्चर पता है तो हम इस स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, स्ट्रक्चर से जान सकते हैं
कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू कम आएगी, किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, किसकी वैल्यू 0 आएगी, वो हम उसके स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा, हम कुछ बात डिस्कस अभी कर रहे थे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं या जो आयनिक कंपाउंड्स, अगर हम ये कहें कि ये हाइपोथेटिकल है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक होता है या कोई भी कंपाउंड 100% कोवैलेंट नेचर का होता है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसमें पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर शो करेगा, ये जरूर पाया जाता होगा, और अगर वो कोवैलेंट कंपाउंड है तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर उसमें जरूर शो करेगा। तो कैसे जानेंगे? अगर हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें, इसको मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में बताया था, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर किसी दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक कैरेक्टर होगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, ये जानने के लिए अगर हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.9, तो देन वी कैन से द कंपाउंड शुड बी आयनिक इन द नेचर, और उसमें क्या पाया जाएगा? वह कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। अगर वो आयनिक नेचर का होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। लेकिन अगर ये इज इंडिकेटिंग 1.9, यानी कि इसकी वैल्यू 1.9 से कम होती है, तो इट शुड बी, अगर इसकी वैल्यू 1.9 से कम है तो ये कोवैलेंट टाइप का कंपाउंड होगा और इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर पाए जाएंगे। तो इन दोनों के बेस पे हमें कह सकते हैं कि उसमें कितना कोवैलेंट नेचर या कितना पार्शियल आयनिक कैरेक्टर पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर, या कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उस आयनिक में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होगा और किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फजान्स रूल की। फजान्स रूल इज अबाउट टेलिंग या फाइंडिंग द कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ध्यान देंगे किसमें होगा? फजान्स रूल। It is indicating about covalent character in ionic compound. किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कैसे होगा, हम इस फजान रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके 3-4 रूल हैं। नंबर पहला 3 रूल्स हैं, पहले मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायंस एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस इंडिकेटिंग या इज इक्वल टू द हायर या लार्जर द पोलराइजिंग पावर। अंडरस्टूड? स्मॉलर द साइज मैंने यहां लिखूंगा, स्मॉलर द size of cations and larger the size of anions. Greater the polarizing power. ये ध्यान रखेंगे कि स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, इसमें Cl और Cl दोनों सेम साइज के हैं, तो वी हैव टू मेक डिफरेंस इन लिथियम आयन एंड पोटेशियम आयन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा होगा 2 and 1। जब लिथियम आयन की बात करेंगे तो इसके पास केवल एक शेल होगा और इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 8 1। ध्यान देंगे, लेकिन जब पोटेशियम आयन बन गया
तो हमें कह सकते हैं इसमें आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो इट हैज़ ओनली 1 सेल एंड इट हैज़ 3 सेल्स। ओके, इट हैज़ 3 सेल्स एंड इट हैज़ 1 सेल। तो हमें कह सकते हैं इसकी साइज बड़ी हो गई, इसकी साइज छोटी हो गई। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस, इसकी साइज छोटी हो गई, तो इसलिए लिथियम क्लोराइड की जो वैल्यू होगी वह पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो हमें कह सकते हैं लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन KCl। इसका मतलब हो गया दोनों ही आयनिक कंपाउंड हैं, ध्यान देंगे दोनों ही आयनिक कंपाउंड हैं, लेकिन इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द KCl। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लीजिए जिसमें हम एनायन की साइज बड़ी बता रहे हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया बेटा, हमने इसको बता दिया। अब हम बात करेंगे लार्जर द साइज ऑफ एनायंस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट। ध्यान देंगे इसमें क्लोराइड आयन है, सोडियम सब में सेम है, इसमें सल्फेट आयन है और इसमें फॉस्फेट आयन है। तो इसको हम अभी नीचे बताएंगे कि कैसे इसकी साइज कम या सॉरी इट इज़ द सेकेंड पॉइंट अनदर पॉइंट। तो इसको हम अभी लास्ट में बात करेंगे कि कैसे इसका चार्ज बढ़ता है। अब हम एनायंस की बात करेंगे। हम बात कर रहे थे लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस। मान लीजिए हमने ले लिया लिथियम आयोडाइड, फिर ले लिया लिथियम ब्रोमाइड, फिर ले लिया लिथियम क्लोराइड, फिर ले लिया लिथियम फ्लोराइड। ध्यान से देखेंगे सब में लिथियम सेम है। अब हम आयोडाइड आयन की बात करेंगे, ब्रोमाइड आयन की बात करेंगे, क्लोराइड आयन की बात करेंगे और फ्लोराइड आयन की बात करेंगे। इसमें सबसे छोटी साइज इसकी होगी, उससे बड़ी साइज इसकी होगी, उससे बड़ी साइज इसकी होगी और सबसे बड़ी साइज इसकी होगी। तो लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस, इसकी साइज बड़ी हो गई तो हम ये कह सकते हैं लिथियम आयोडाइड इज ग्रेटर देन लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन लिथियम फ्लोराइड। ग्रेटर देन मीन्स इट्स कोवैलेंट नेचर इन दिस आयनिक कंपाउंड। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड हैं। इन आयनिक कंपाउंड में हमने देखा कि इनका जो कोवैलेंट नेचर है वो इसमें ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, इसमें ज़्यादा होगा इसकी तुलना में, इससे ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फजान्स रूल। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल इज इंडिकेटिंग, सेकेंड रूल कहता है हायर द चार्ज ऑफ द आयंस ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। ध्यान देंगे हायर द चार्ज ऑफ द आयंस, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो, लार्जर या ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीन लीजिए, सोडियम यहाँ सॉरी Cl यहाँ, Cl यहाँ और Cl यहाँ, सब में सेम हो गया। अब हम सोडियम आयन की बात करेंगे। ये इसके ऊपर एक चार्ज था, इसके ऊपर 2 चार्ज हो गया और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना हो गया बेटा? 3 चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रही है वैसे वैसे इसका पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मैं कह सकते हैं सबसे कम पोलराइजिंग पावर इसमें होगा और उससे कम इसमें होगा और सबसे ज़्यादा AlCl3 में होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्यूमिनियम आयन। अभी थोड़ी देर पहले मैं मिस्टेक से आपको एक एग्जांपल बता रहा था, उसको यहाँ देखेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और यहाँ सोडियम फॉस्फेट। इसमें सब में सोडियम सेम है, क्लोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट, इन तीनों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ हमने देखा था कि हायर द चार्ज ऑफ द कैटायंस, यहाँ देखेंगे हायर द चार्ज ऑफ द एनायंस। तो जिसमें जितना ही ज़्यादा एनायंस बड़ा चार्ज होगा वो उतना ही बड़ा पोलराइजिंग पावर शो करेगा। तो हमें कह सकते हैं NaCl इज स्मॉलर देन Na2SO4 एंड Na2SO4 इज स्मॉलर देन Na3PO4। इसमें क्लोराइड आयन के ऊपर 1 चार्ज था, सल्फेट आयन के पास 2 चार्ज हो गया, फॉस्फेट आयन के पास 3 चार्ज हो गया। इसका मतलब इसकी
पोलराइजिंग पावर, यानी इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 रूल हैं फजांस के, उन तीनों में मैंने आपको 2 बता दिया और अब तीसरे का हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिनका चार्ज एंड साइज सेम हो, चार्ज एंड साइज सेम, चार्ज का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, व्हाटएवर, लेकिन अगर हम साइज की बात करें, साइज नियर अबाउट सेम हो, तो हमें क्या कर सकते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है CuCl और दूसरा कंपाउंड है NaCl। अब अगर हम Cl और Cl दोनों कॉमन हो गया, हम कॉपर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2818-1, सोडियम 11 281। ध्यान देंगे यहाँ कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281-1 और यहाँ सोडियम का होगा 281। अगर इसमें यह Cu+1 स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2818 और इसमें सोडियम +1 स्टेट में है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 2 and 8। समझ में आ गया? इसमें भी ये ध्यान रखेंगे, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कहते हैं नोबल। ध्यान देंगे, इट इज नोन एज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसको कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखेंगे जरा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। इसमें एक्चुअल या सीधे कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट सेल, और इसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में या इसके आयंस में पाया जाता है, दैट इज शोइंग द मोर पोलराइजिंग पावर। तो हम ये कह सकते हैं CuCl इज शोइंग मोर पोलराइजिंग पावर इन कंपेरिजन टू द NaCl। तो हम ये कह सकते हैं इसमें ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा, इसमें कम कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। फिर से जानेंगे क्यों, क्योंकि कॉपर का जो आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 है, 2818, और ये 2818 3s2 3p6 3d10 और ये 3s2 3p6 हो गया। तो 3s2 3p6 मीन्स द एलिमेंट विच has 8 electrons in its outermost shell, they are said to be having the noble gas configuration। लेकिन जिनकी outermost shell में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो द आयन विच हैज़ द सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शुड हैव द हाई या लार्जर पोलराइजिंग पावर। तो इसी के बेस पे मैं कह सकते हैं CuCl इज शोइंग मोर पोलराइजिंग पावर, मीन्स मोर कोवैलेंट कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू द NaCl। तो इट इज़ ऑल अबाउट द फजांस रूल। तो हमने आपको बताया कोवैलेंट कंपाउंड में पोलर एंड नॉन पोलर, और अगर कंपाउंड पोलर नेचर का है, नॉन पोलर का मतलब नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, पोलर है इसका मतलब चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। तो अगर कंपाउंड में पोलरिटी पाई जा रही है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, partially shifting of the electron pairs occurs, so therefore we can say the compound is polar in the nature। तो अगर पोलरिटी पाई गई तो उसमें डाइपोल मोमेंट हम Q into D से फाइंड कर सकते हैं, और इस पोलरिटी में किसी भी मॉलिक्यूल में उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा किसमें किसी भी कंपाउंड में अगर वो आयनिक है तो कितना कोवैलेंट कैरेक्टर, कोई भी कोवैलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर जरूर पाया जाता है। तो हम इस फजांस रूल से क्या फाइंड किए, आज फजांस रूल से फाइंड किए कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। तो फजांस रूल ने बताया 3 रूल, और उस 3 रूल के बेस पे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जा सकता है या कितना कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मच। आज हमने ये टॉपिक पढ़ाया और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्यों नहीं सब्सक्राइब हो रहा है मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।